इसके साथ साथ चूड़ल जलकर राख हो जाती है और स्वर्ण जल परी वहाँ प्रकट होती है। फिर सोमू 10 साल का एक छोटा सा लड़का है जो अपनी माँ के साथ एक मिट्टी के घर में रहता है। सोमू के जन्म के कुछ समय बाद ही उसके पिता झील के किनारे वाले मैदान से अचानक गायब हो गए थे। कहा जाता है कि उस मैदान से सिर्फ सोमू के पिता ही नहीं बल्कि कई बकरियां, गाय और यहाँ तक कि कुत्ते भी गायब हो गए हैं। तब से वो झील और झील के किनारे वाले मैदान में कोई भी नहीं जाता था। लेकिन सोमू ने आजकल उस झील के किनारे गायों को घास खिलाने जाना शुरू किया है और ये देखकर गांव के एक बुजुर्ग, ए समो, क्या तुझे उस झील की घटना के बारे में कुछ पता नहीं है? वहाँ वो झील पहले नहीं था, सिर्फ सूखी जमीन थी। फिर अचानक एक दिन वो झील दिखाई देने लगे। तेरे पिताजी वहाँ गाय चराते हुए गायब हो गया था। तुझे भी कुछ हो जाएगा। अरे मुझे कुछ नहीं होगा। मेरे गायों के लिए इतने सारे घास कहाँ से लाऊं? उस झील के किनारे वाले मैदान में कितने हरे घास हैं। मेरे गाय वहाँ पेट भर के खाते हैं। मेरे बात सुनो बेटे, कब क्या खतरा आ जाए उधर मत जा तू। लेकिन सोमू उनके बात नहीं मानता और वो गायों को लेकर झील के किनारे वाले मैदान की ओर चला जाता है। वहाँ गायों को मैदान में छोड़कर वो एक कांटे लेकर झील के किनारे मछली पकड़ने लगता है। इस झील में कितनी मछलियाँ हैं और इसके किनारे कितनी हरी हरी घास है। गाँव वाले डर के मारे यहाँ नहीं आते, इसीलिए मुझे कितने सारे मछलियाँ मिलती और गायों भी पेट भर के खाती है। और इसी तरह कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन रात के समय जब सोमू सो रहा था, अचानक उसकी सारी गाय जोर जोर से चिल्लाने लगी, जैसे गायों ने कुछ देखकर बहुत डर गई है। अरे इतनी रात को सारी गाय चिल्ला क्यों रहा है? अचानक इन्हें क्या हो गया? माँ अभी सो रही है, मैं ही जाकर देख आता हूँ। सोमू घर से बाहर निकलकर गायों के पास जाकर देखता है कि वहाँ एक गाय रस्सी तोड़कर कहीं चली गई है। अरे मेरी कमली गाय कहाँ चली गई? लगता है घास खाने के लिए उस झील के किनारे भाग गई है। मैं जाकर उसे ले आता हूँ। सोमू तो बहुत बहादुर लड़का है, इसीलिए वो जरा भी डरे बिना सीधा उस झील के किनारे वाले मैदान की ओर चला जाता है। और वहाँ पहुँचने के बाद अरे कमली गाय तो यहाँ भी नहीं है, लेकिन वो गई कहाँ? फिर वो अचानक देखता है कि झील के किनारे वाले मैदान की घास गायब है और वो बड़ी झील भी वहाँ नहीं था। अरे बाप रे, ये कैसे संभव है? यहाँ के वो झील, जमीन के हरे घास सारे अचानक कहाँ गायब हो गए? ये सब क्या हो रहा है? भ्रम तो नहीं है? ठीक उसी समय अचानक से एक तेज तूफान चलने लगी। उस तेज तूफान ने जैसे सोमू को वहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है। अरे ये क्या हो रहा है? मैं तो जमीन पर पैर टिका के नहीं रख पा रहा हूँ। लग रहा है जैसे कोई मुझे धक्का दे रहा है। उस तूफान की ताकत ने जैसे उसे धक्का देते हुए उसके घर की ओर ले जाना शुरू किया और वो घर पहुँचते ही तूफान रुक गया। सोमू को कुछ भी समझ नहीं आया। वो अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। अगले दिन सुबह, सोमू, बेटा सोमू, इतनी देर तक सो रहा है? क्या गायों को आज घास खिलाने नहीं ले जाएगा? सोमू जल्दी उठकर बिस्तर पर बैठता है और अपनी माँ से कहता है, हाँ माँ, जा रहा हूँ। क्या देर हो गया? ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। पता है सोमू, कमली गाय आसपास कहीं भी नहीं मिल रहा है, सिर्फ उसकी रस्सी पड़ी हुई है। तू झील के किनारे जाके एक बार देख तो बेटा। पता है माँ, उस दिन गोपाल दादाजी पिताजी के बारे में कह के उस झील के किनारे वाले मैदान में जाने के लिए मना कर रहे थे। अच्छा माँ, मैं जो जाता हूँ, तुम्हें डर नहीं लगता? बहुत डर लगता है बेटा,
लेकिन हम दूध बेचकर ही अपना गुजारा करते हैं और गायों को पेट भरकर खाना नहीं देंगे तो दूध कहाँ से मिलेगा। इसीलिए हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि तुझे कोई नुकसान न पहुँचे। फिर सोमू गायों को चराने के लिए निकल पड़ता है और झील के किनारे वाले मैदान में पहुंचकर देखा, अरे पहले जैसा ही जमीन पर हरे हरे घास, पानी से भरा हुआ वो झील, सब कुछ ठीक ठाक है। तो फिर कल मैंने क्या देखा और मेरा कमली गाय कहाँ चली गई? बहुत खोजने के बाद भी कमली गाय को नहीं पाया गया। सोमू पूरे दिन झील के किनारे बैठकर सोचता रहा और उसी दिन आधी रात को सोमू बिना अपनी माँ से कुछ कहे छुपके से घर से निकलकर झील के किनारे वाले मैदान के पास आता है और एक पेड़ के पीछे छुपकर देखता है कि झील का पानी तेजी से घूमने लगा है। अरे बाप रे, ये तो झील के पानी से एक स्वर्ण जलपरी निकल के आई। सोमू और देर किए बिना दौड़कर उस सुनहरी जलपरी के सामने जाता है। तुम कौन हो? क्या तुम हर रात झील के पानी से निकल आती हो? मैं सुनहरी जलपरी हूँ। एक चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से मुझे इस झील में कैद करके रखा है। वो हर रात यहाँ वहाँ शिकार करती है, कभी कभी यहाँ भी आती है। तब मुझे उस चुड़ैल के लिए शिकार लाना पड़ता है। अच्छा, तो तुम ही हो जो मेरे कमली गाय को पकड़ के रखा है? हाँ, वो चुड़ैल कल यही थी। उसी के खाने के लिए तुम्हारी कमली गाय को मैं ले आई थी। अब तुम यहाँ से चले जाओ, वो चुड़ैल कभी भी आ सकती है। सोमू उस दिन के लिए वहाँ से लौट आता है, लेकिन रात में फिर उसकी गाय डर के मारे चिल्लाने लगती है। तब वो जल्दी से घर के बाहर निकलकर देखता है कि मंगला गाय वहाँ नहीं है। सोमू दौड़कर फिर से झील के किनारे वाले मैदान के पास जाता है और छिपकर देखता है कि वहाँ झील और घास कुछ भी नहीं है। वहाँ सिर्फ सुनहरी जलपरी खड़ी है। क्या वो चुड़ैल आज भी यहाँ था स्वर्ण जलपरी, और वो मेरे मंगला गाय को भी चुरा लिया क्या? हाँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से चले जाओ, नहीं तो वो चुड़ैल तुम्हें भी। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो मुझे बताओ कि उस चुड़ैल को कैसे सजा दी जाए और तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? इस पूरे मैदान के घास ही उस चुड़ैल के सिर के बाल हैं। उनमें ही उसकी जान छिपी हुई है। अगर तुम एक दिन के अंदर शाम होने से पहले ही सारी घास काटकर उसे जला सकते हो तो वो चुड़ैल मर जाएगी, लेकिन तुम किसी की मदद नहीं ले सकोगे और किसी को कुछ बता भी नहीं सकोगे। सोमू ये सुनकर फिलहाल घर लौट आता है, लेकिन सुबह होते ही वो उस मैदान में घास काटना शुरू कर देता है। दिन चढ़ने के साथ तेज धूप की गर्मी से उसका शरीर जलने लगता है, लेकिन वो बिना रुके घास काटता ही रहता है। ए समू, पागल हो गए हो क्या? इतनी धूप में घास क्यों काट रहा है? इस कड़ी धूप के वजह से तू बेहोश भी हो सकता है। सोमू उसकी बात का जवाब नहीं देता। वो हाथ चलाकर घास कटता रहता है। ये देखकर गोपाल दादाजी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद उसकी माँ वहाँ आकर, ओ सोमू, मेरे बच्चे घर चल। पूरे दिन तूने कुछ नहीं खाया, एक बूंद पानी तक नहीं पिया। इतनी सारी घास का क्या करेगा? मेरे बच्चे घर चल। सोमू माँ की बात का भी कोई जवाब नहीं देता। वो घास काटता ही रहता है। इस तरह घास काटते काटते जब लगभग शाम हो जाती है, तब अचानक एक भयंकर तूफान उठता है और चारों ओर धूल से भर जाता है। सोमू समझ जाता है कि क्या होने वाला है। वो और तेजी से घास काटना खत्म करके जैसे ही आग जलाने जाता है, तभी एक गंजी चुड़ैल आकर, रुक जा, मैं कहती हूँ रुक जा, घास पे आग मत लगा, रुक जा, नहीं तो तुझे खत्म कर दूंगा, तेरी गर्दन मरोड़ के खून पी जाऊंगा। लेकिन चुड़ैल कुछ करने से पहले ही सोमू उस घास में आग लगा देता है और चुड़ैल
इसके साथ साथ चूड़ैल जलकर राख हो जाती है और स्वर्ण जलपरी वहाँ प्रकट होती है। फिर तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद सोमू, आज मेरी मुक्ति हो गई। इसीलिए मैं तुम्हें कुछ सोने के सिक्के देती हूँ। तुम इन्हें बेचकर और गाय खरीदना और इस मैदान में खेती करना। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि ये झील हमेशा ऐसे ही रहेगी। ये कहते ही स्वर्ण जलपरी सोमू को उपहार स्वरूप सोने के सिक्के दिए, फिर अदृश्य हो गई। सोमू उससे कुछ और गाय खरीदकर दूध बेचने लगा और उसी जमीन पर खेती करके खुशी से दिन बिताने लगा। जलपरी और नागराज हर रोज नदी किनारे मिलते थे। इस तरह उन दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती हो जाती है। दोनों मिलके रोज खूब बातें करते थे। एक दिन नागराज ने जलपरी से कहा, जलपरी, तुम्हारे राज्य में क्या क्या चीजें हैं? हमारे राज्य में है कई समुद्री जीवे, समुद्री शैवाल, हीरे, मोती और है ये पानी जहाँ जितना चाहो खेलो घूमो। बहुत कुछ है। ठीक है, मैं तुम्हें हमारे स्थल पर घुमाऊंगा और तुम्हें पानी के बाहर ज्यादा देर रहने से कष्ट न हो, इसीलिए मैं उसका भी बंदोबस्त करूंगा। फिर अगले दिन नागराज जलपरी को घुमाने ले जाने के लिए आए। तभी नागराज के पास था पानी से भरा हुआ कांच के जार जैसी चीज और ये देख जलपरी ने कहा, अरे ये क्या है? तुम इसे माथे पे पहन लोगी तो तुम्हें पानी से बाहर रहने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, दो। ये सुन के जलपरी उस चीज को माथे पे पहन लेती है। फिर अपनी जादुई पंख फैला के नागराज के साथ जाती है स्थल भाग घूमने के लिए। लेकिन जाते वक्त उसके पास से एक गाड़ी तेजी से गुजरती है। तभी जलपरी के शरीर में कीचड़ लग जाते हैं। छी, मेरे पूरे शरीर में मैल लग गए। यहाँ कितनी गंदगी है। चिंता मत करो, मेरे घर चल के साफ कर दूंगा। अब आगे की तरफ चलते हैं। लेकिन आगे की तरफ जाते ही जलपरी ने देखा एक फैक्ट्री से काफी काले धुआं निकल रही है। तभी छी, कितनी काले धुआं। तुम सब सांस कैसे लेते हो? तुम्हें कष्ट नहीं होता? होता तो है, लेकिन क्या करे। आप मेरे घर चलो, तुम्हें भूख लगी होगी और साफ सफाई भी तो करनी है। ठीक है, चलो। फिर जलपरी नागराज के साथ उनका घर पहुंचा और घर पहुंच के नागराज परी को एक थाली में खाना परोसता है। तभी खाना देख के जलपरी ने बोली, ये क्या है? मरा हुआ चूहा, मरा हुआ मेंढक। मैं ये सब नहीं खाऊंगी। कृपा करके मुझे वापस नदी में ले चलिए नागराज। ठीक है, चलो, लेकिन कल मैं तुम्हारे राज्य घूमने के लिए जाऊंगा। बेशक नागराज, अब जरूर आना। और अगले दिन सुबह नागराज जलपरी के साथ उनके राज्य घूमने के लिए जाता है और वहां जाके नागराज चारों तरफ घूम घूम के देखता है और मन ही मन कहता है कि वाह, ये जगह तो बहुत ही सुंदर है। अरे बाप रे, यहाँ तो कितने सारे हीरे, मोती, कीमती रत्न है। अरे कितने सारे रंगीन मछली। फिर उसने जलपरी के घर पहुंचा और वाह वाह वाह, कितनी शांति है यहाँ। मैं भी यहाँ रह पाता तो कितना मजा आता। अगर मैं
जल परी से शादी कर लेता हूँ तो ये सब कुछ मेरा हो जाएगा और मैं यहाँ भी रह सकूंगा। तभी जलपरी ने नागराज को बहुत सारे स्वादिष्ट खाना खाने के लिए देती है। ये लीजिए नागराज, खाना खाइए। जलपरी, मैं कुछ तुमसे कहना चाहता हूँ। अगर तुम मान जाओ तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आप तो मेरे दोस्त हो। नहीं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, ये असंभव है। लेकिन नागराज की लालच इतना बढ़ गया था कि उससे कुछ और सूझ ही नहीं रहा था। तभी गुस्से में बोला, जलपरी, तुम बोल रहे हो कि मैं नागराज हूँ और मैं अभी तुमको मेरे जहर से मार डालूंगा और ये राज्य मेरा हो जाएगा। ये सुन के जलपरी वहां से भागने लगती है, लेकिन नागराज भी उसके पीछे पीछे जाता है। तभी जलपरी ने एक दूसरी नगरी पहुंचती है और वहां जाके देखती है बहुत सारी सी हॉर्स और मछली के बीच बैठा है एक जल कुमार। और जलपरी को ऐसे घबराए हुए देख जल कुमार ने कहा, क्या बात है जलपरी, आप इतना घबराए हुए क्यों है? आप कौन है? मैं हूँ मछली राजकुमार। आप मेरे राज्य में आए हैं। पहले शांत हो जाइए और कहिए कि आपके साथ क्या हुआ। मुझे बचा लीजिए मछली राजकुमार। नागराज मेरा मित्र था, लेकिन वो लालच में आके मुझसे शादी करना चाहता है। मेरे मना करने से अब मुझे ही मारने के लिए आ रहा है। चिंता मत कीजिए जलपरी, हम देखते हैं। तभी वहाँ नागराज आता है और उसको देखते ही मछली राजकुमार सी हॉर्स को आदेश देते हैं, मेरे सी हॉर्स सैनिकों, आक्रमण करो। तभी सारे सी हॉर्स नागराज की तरफ आगे जाते हैं और ये देख नागराज ने कहा, ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन इसका बदला मैं जरूर लूंगा। ये कह के नागराज वहां से चला जाता है। लेकिन अगले दिन ही नागराज फिर से जलकुमार के राज्य में आता है और एक पत्थर के पीछे छुप जाता है। फिर अचानक से हमला कर देता है। पानी में इतना जहर फैलाता है कि जहर से सब सी हॉर्स मारे जाते हैं। और ये देख मछली राजकुमार बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन नागराज हंसने लगते हैं। अब क्या होगा मछली राजकुमार? रुक दुष्ट नगराज, देख मैं अभी तेरा हालत क्या करता हूँ। फिर मछली राजकुमार ने एक शंख उठाए और शंख को बजाने लगा। तभी वहाँ आए इलेक्ट्रिक रे मछली। क्या बात है राजकुमार? इस नागराज को सजा दो, इसने लालच में आकर हमारा बहुत नुकसान किया है। ठीक है राजकुमार, अभी इसको सजा देता हूँ। फिर इलेक्ट्रिक रे मछली ने नागराज को बिजली के करंट देना शुरू करता है। तभी अरे बाप रे, ये कौन सी मछली है? 440 वोल्ट का झटका दे रहा है। आउच, आउच, आउच। ये देख राजकुमार और जलपरी बहुत हंसने लगते हैं। उधर नागराज अपने गुफा में लौट जाते हैं। फिर सोचने लगता है कि कैसे अपने अपमान का बदला लिया जाए और जलपरी को हासिल किया जाए। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा राजकुमार, मैं जलपरी और उसकी राज्य हासिल करके ही रहूंगा। इधर जल राज्य में कुछ दिन बाद मछली राजकुमार और जलपरी ने शादी कर लेते हैं। तभी मछली राजकुमार ने
जलपरी को एक अनमोल हीरे से बना ताज पहना के जल रानी घोषित करते हैं। जरा रुकिए, आपके लिए खुशखबरी है। जल्दी से आपका नाम कमेंट में लिख दीजिए। नाम लिख के ये रियो वर्ड्स चैनल जो सब्सक्राइब करेगा उसका नाम से नए कार्टून वीडियो बनाएंगे। और अभी स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो आ रहा है इसे क्लिक करके अगले वीडियो में देख सकते हैं लकी ड्रॉ से किस किस का नाम चुना गया है। जल्दी ही क्लिक कीजिए, अगले वीडियो में आपका भी नाम हो सकता है।